बेटा हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग फ्लक्स को समझ लेते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। बेटा फ्लक्स अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो फ्लक्स मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया से कुछ पास, अगर वो पास किया तो उसका क्या हुआ है, बेसिकली उसका कुछ फ्लक्स पास किया हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कुछ होल्ड कर देता हूँ, यहाँ से मैं वाटर पास कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पाइप लगा के वाटर पास कर रहा हूँ, कि मैं बोलूँगा कि इससे क्या पास हो रहा है, इस होल से वाटर फ्लक्स पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है, वाटर फ्लक्स पास हो रहा है। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, किसी पर्टिकुलर रीजन से क्या पास होगा, इलेक्ट्रिक पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलें या फिर ज़्यादा अगर आप विजुलाइज वे में अगर बोलें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना, कर्व लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर पास हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि उस एरिया से क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। क्लियर है बेटा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर किसी सरफेस एरिया से पास हो रहे हैं तो हम बोलेंगे उस एरिया से क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है ना बेटा। फिर आगे उसका कुछ मैथमेटिक्स होगा कि कोई पर्टिकुलर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका स्ट्रेंथ इतना है, एरिया इतना है, तो बताइए कितना पास होगा, है ना। कैलकुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं, जो मैंने आपको समझाया वही एज इट इज मैं लिखूंगा, ठीक है ना। सो लिख लेते हैं। तो बेटा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज सेड टू हैव ए फ्लक्स लिंक्ड विद इट, है ना बेटा। तो अगर किसी सरफेस से बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, मतलब उससे पास हो रहा होगा। क्लियर है। अगर मैं इसका मैथमेटिकली बात करूँ कि ये कैसे डिफाइन होगा, मैथमेटिकली इट कैन डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। बेटा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, एरिया के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एरिया को भी हम क्या मान रहे हैं, वेक्टर मान रहे हैं। हाँ, हम लोग का बात शायद हो चुका है कि एरिया का जो डायरेक्शन हम लोग अगर वेक्टर मानेंगे तो उसका मुझे डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन बेटा कैसे डिफाइन होता है कि ऐसे अगर है कोई कर्व सरफेस है ना, तो अगर ये छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इसका एरिया क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। एरिया का डायरेक्शन किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यही रूम है ना, मैंने बताया था एग्जांपल कि अगर इस फेस की बात करूँ उसका आउटवर्ड परपेंडिकुलर सरफेस का जो डायरेक्शन आएगा वही एरिया का डायरेक्शन होगा इस वाले फेस का। गॉट इट, क्लियर है। तो बेटा मैथमेटिकली ये ऐसे डिफाइन होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो फाई इक्वल टू लिख सकता हूँ ई डॉट ए वेक्टर, इस तरीके लिख सकता हूँ बेटा। क्लियर है, इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा। क्लियर है। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, है ना, एरिया का छोटा सा वेक्टर लूँ, छोटे से एरिया का एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास कर रहा है मैंने ये लिख दिया, उसका इंटीग्रेशन करेंगे सबका तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है तो आप कैसे देखोगे कि सर ये तो दो क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट से हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। तो ये जो आपका फाई है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर बेटा, ठीक है ना। बाकी आप यूनिट वगैरह निकाल ही सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन होता है। एंड आप अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो। गॉट इट बेटा, क्लियर है। तो ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। ये कैसे आया इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे होता है मैथमेटिकली, ऐसे डिफाइन होता है। गॉट इट। तो बेटा आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, है ना। इसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन करेंगे ना, बेसिक एकदम जीरो से। क्लियर। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा मैंने ये आपको दो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, बेसिकली डिस्क ऐसे है, डिस्क ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी ऐसे ही होंगे, तो इससे पास करेगा कुछ फ्लक्स पास करेगा ना बेटा। क्लियर है। और इधर क्या आएगा, इधर कुछ डायरेक्शन होगा बेटा, एरिया वेक्टर इधर आएगा ना आपका, इस डायरेक्शन में। आप इधर भी मान सकते हो, है ना, जब क्लोज होता है तब आउटवर्ड मानते हैं, इसमें कुछ तो आउटवर्ड नहीं होगा बेटा, क्योंकि प्लेन है, प्लेन का कोई आउटवर्ड थोड़ा ना होगा। इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, लेकिन अगर पास हो रहा है तो बेटा पॉजिटिव भी मानेंगे तरीके से फ्लक्स, ठीक है ना। तो इधर आपका एरिया वेक्टर आप किधर मानेंगे, इधर मानेंगे। क्लियर है। तो एरिया वेक्टर बेटा इधर आएगा। क्लियर है। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं ई डॉट ए तो इसको मैं लिख सकता हूं ई ए कॉस 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर एरिया वेक्टर ऐसे है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है तो पैरेलल है, हो जाएगा ना बेटा। और पैरेलल अगर हो जाएगा तो एंगल 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ई डॉट बेटा उसमें और एक और इक्वेशन लिख लीजिएगा आप, ई डॉट ए को क्या लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो। और जहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है।
ये चीज़ और मेंशन कर लीजिएगा आप। ई डॉट ए सबको पता है, वैसे ई डॉट ए को ई कॉस थीटा लिख सकते हैं, सबको पता है, बट फिर भी लिख लेना आप इस चीज़ को, ठीक है ना। फाई यहाँ से cos 0 1 हो जाएगा ई ए, है ना बेटा। अगर इसका रेडियस आर है और ये डिस्क है तो एरिया कितना हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यही आपका क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इस वाले केस में आता हूँ। इसमें बेटा क्या है, ये इस तरह से है डिस्क, इस तरह से डिस्क है और फील्ड ऐसे पास कर रहा है। तो अगर हम पूछें क्या इससे फील्ड पास करेगा, लाइन ऑफ फोर्स से पास करेगा कि स्किप कर जाएंगे ऐसे करके। पास तो करना ऐसे होता है ना बेटा, ऐसे नहीं होगा ना। क्लियर है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा या इधर मान लो, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा। 90 नहीं होगा बेटा। एरिया वेक्टर ये ऐसे प्लेन में है ना, इस तरह से ऐसे प्लेन में, ये ऐसे बनाया हुआ तो ये प्लेन में है, ये ऐसे था इस तरीके से। तो अगर ये प्लेन में है तो एरिया वेक्टर इधर होगा जिधर मैं पेन बनाया हूँ इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। तो जब आप इसमें लिखोगे फाई ई ए, ई डॉट ए लिख लो आप, ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और थीटा का 90 हो गया तो ये 0 आ जाएगा। तो बेटा इस केस में फ्लक्स क्या आ जाएगा आपका, इस केस में फ्लक्स आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो आप याद रखिएगा इसमें, इससे हमको यही सीखने को मिलता है कि हमें रिंग या किसी एरिया के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना पास करेगा। 0 भी हो सकता है ना, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ई हो सकता है, और कुछ एंगल होगा तो बेटा एंगल देखना पड़ेगा आपको। क्लियर है, ठीक है ना। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, आप इसको जल्दी से लिखे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे समझाने के लिए आपको, ताकि ये डिफरेंस समझ में आए आपको। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लिखिए इसको। बेटा एक हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं ना, इस रिजल्ट को सब लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका मैं दूसरा नाम और बोलता हूँ रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा मैं ये ds एक एलिमेंट ले लेता हूँ जिसका एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है ना। और ये q चार्ज है, यहाँ पे q पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ r डिस्टेंस पे, है ना। ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है ना बेटा। अगर मैं इससे फ्लक्स की बात करूँ तो मैं मान लेता हूँ बेटा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, है ना। रेडियली होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ds वेक्टर इधर है, e इधर है, तो एंगल थीटा है। तो अगर मैं e लिखूँगा यहाँ पे तो क्या आएगा आपका, आएगा फाई। अगर मैं लिखूँगा तो फाई आएगा ई ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। फाई ई बेटा कितना, ई लिख दो, ए कितना है, ई ds लिख दो कॉस थीटा। क्लियर है बेटा। ds इसका एरिया हो जाएगा छोटे एलिमेंट का, है ना। ये एरिया वेक्टर दिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच का एंगल थीटा बने हुए, यहाँ थीटा रख दिया। एरिया मैंने की जगह ds रख दिया, ई की जगह ई रख दिया। ई बेटा जो आएगा यहाँ से, अगर ये r है तो KQ/r² आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा KQ/r² इंटू ds कॉस थीटा। क्लियर है। अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, अगर मैं बेटा अगर नेट फाई मुझे अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ और मैं इसको ऐसे लिखूँ फाई इक्वल टू KQ इंटीग्रेशन ऑफ ds कॉस थीटा अपॉन r², तो आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ओमेगा। क्या लिखा हुआ है, ओमेगा। ओमेगा बोले तो सॉलिड एंगल, किसके द्वारा, इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ कितना सॉलिड एंगल बनेगा वो ये लिखा हुआ है। तो ये बेटा यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा, फाई इक्वल टू आ जाएगा KQ ओमेगा, इस तरीके से। क्लियर है, कितना आ जाएगा, KQ ओमेगा। ये रिजल्ट आप याद रखोगे, कैसे लगाना है अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा रिजल्ट है, एक तरह से रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है ना, फाई एंड ओमेगा। और ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो ओमेगा के टर्म्स में इतना करेगा। क्लियर है बेटा। तो ये आप रिजल्ट याद रखोगे बेटा, ठीक है ना। ये आप स्कूल में नहीं पढ़ोगे, स्कूल में तो सॉलिड एंगल ही नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसका कुछ यूज नहीं करते हैं, सीधा गॉस लॉ स्टेटमेंट यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो भी हम लोग करेंगे आगे, ठीक है ना। बट आपको ये भी पढ़ने आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं ओलंपियाड वगैरह में। क्लियर है। सो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इन्फानाइट प्लेन है, क्या है, एक आपका इन्फानाइट प्लेन देखेंगे तो डॉट इन्फिनिटी इधर भी दिया है, इन्फिनिटी इधर भी दिया है, तो ये आपका एक इन्फानाइट प्लेन है, ठीक है ना। और ये एक पॉइंट चार्ज Q0 रखा हुआ है ऑरिजिन पे, है ना। और ये जो कोऑर्डिनेट है a, 0, तो बोले तो ये ऑरिजिन है जहाँ पे चार्ज Q0 रखा हुआ है, एंड
एक इन्फाइनाइट प्लेन है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ के कोऑर्डिनेट a, 0 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो a है। क्या है? a है। क्लियर है बेटा? आपको याद हो अगर मैं पूछूं कि बेटा इस चार्ज के द्वारा इस प्लेन से फ्लक्स कितना पास होगा, तो अगर मैं सॉलिड एंगल के टर्म में बात करूं तो सिंपल आ जाएगा फ्लक्स k Q0 ओमेगा। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बोलो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड फाई, है ना। चार्ज Q0 तो मैंने चार्ज यहाँ Q0 रख दिया एंड ओमेगा इसके द्वारा प्लेन के द्वारा यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो अगर मैं वहाँ पे रख दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? मेरा फ्लक्स निकल जाएगा। तो मेरा बात यह है कि इससे हम ओमेगा कैसे निकालेंगे। तो आपको याद हो इसका इसी इन्फाइनाइट प्लेन के कारण यहाँ पे ओमेगा सॉलिड एंगल ऑरिजिन पे कितना बनेगा, इसका मैंने क्वेश्चन करवाया है, आपको करवाया है ना, ऐसे करके कि एक डिस्क है ना, ये यहाँ पे अगर अल्फ़ा एंगल बन रहा है, ऐसे करके अल्फ़ा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो ओमेगा होता है वो होता है 2π1 - cos अल्फ़ा। इस तरीके से मैंने आपको बताया बेटा। अगर यही मैं अगर इसका r इन्फिनिटी कर दूंगा, r अगर मैं इन्फिनिटी कर दूंगा, अल्फ़ा यहाँ पे मान लो ये x और ये r है, तो यहाँ से cos अल्फ़ा क्या आ जाएगा बेटा? ये √x² + r² आएगा। cos अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा? cos अल्फ़ा आ जाएगा x/√r² + x²। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं r इन्फिनिटी इसमें कर दूंगा, r अगर मैं इन्फिनिटी कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और ये टेंडिंग टू अगर 0 हो जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना एंगल आ जाएगा? 2π आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड एंगल इन्फाइनाइट प्लेन के कारण जो ऑरिजिन पे बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? चाहे जितना डिस्टेंस हो, इस पर फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। कितना बनेगा? 2π बनेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ फ्लक्स की, तो यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा k Q0 2π, इस तरीके से, है ना। k को खोलना चाहो तो आप k को ये खोल सकते हो 1/4πε0, इस तरीके से आप खोल सकते हो इसको, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से उसको पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू 2π, पाई से पाई, तो यहाँ से आ जाएगा Q0/2ε0, ये आएगा फाई बेटा, ठीक है ना। क्लियर है ना? इस तरीके से, गॉट इट। तो बेटा हम लोग सॉलिड एंगल का ऐसे यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर रिंग। ये सर्कुलर रिंग है बेटा, ऐसे करके, है ना। r रेडियस का है, l डिस्टेंस पे Q0 चार्ज रखा हुआ है, l डिस्टेंस पे एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इससे फील्ड ऑफ लाइन्स निकल रही होंगी, इससे पास करेंगे उससे क्या पास होगा? फ्लक्स पास होगा। क्लियर है? तो देखो इसका हम कैसे निकालेंगे बेटा? ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है ना। सिंपली लोग गॉस लॉ में आते हैं, गॉस का स्टेटमेंट पढ़ाते हैं और सिंपल क्लोज सरफेस के कारण आपको निकालना सिखाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसको आप सीरियस से सीखेगा। आपको ये मत सोचिएगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। इसका बेटा यूज आता है जहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ बनते हैं ना, जहाँ पे आप डायरेक्टली गॉस लॉ नहीं लगा सकते हो, वहाँ पे आप इसकी हेल्प से ही आप सॉल्व करोगे। तो सिंपल सी बात है कि इसके द्वारा, इस चार्ज द्वारा इससे जो फ्लक्स पास होगा वो कैसे होगा? फाई इक्वल टू होगा k Q0 ओमेगा होगा बेटा, है ना। अब ओमेगा क्या? सॉलिड एंगल है, इसके द्वारा यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बनेगा? तो ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। कैसे? ओमेगा आता है इसका 2π1 - cos अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा ये एंगल होता है। तो अगर मैं अल्फ़ा इसमें cos अल्फ़ा अगर मैं निकालूं तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा l² + r² आ जाएगा। क्लियर है? ये l² + r² आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से cos अल्फ़ा निकालूं तो cos अल्फ़ा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा, और बेस कितना है? l है, हाइपोटेन्यूस कितना है? √l² + r² आएगा, इस तरीके से। क्लियर? सो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा जाएगा आपका 2π1 - l/√l² + r², ठीक है ना बेटा। तो मेरा यहाँ से ओमेगा निकल गया है। ओमेगा कितना है? इतना है। उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो जैसे आप पुट करोगे, k का बेटा वैल्यू पुट करिए 1/4πε0 Q0, ओमेगा कितना पुट करेंगे आप? 2π × 1 - l/√l² + r², इस तरीके से। तो इससे जब हम ऐसे कट करेंगे ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से फाई जो आएगा वो आएगा Q0/2 ε0 1 - l/√l² + r²। ये थोड़ा सा गंदा टाइप का आंसर आएगा। यही आपका फ्लक्स है जो कि इस सर्कुलर कॉइल से पास करेगा। क्लियर है बेटा? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। एक ये डिस्क है ना, r रेडियस की, l डिस्टेंस पे एक्सेस पे उसके -Q0 चार्ज रखा हुआ है, एंड 2l डिस्टेंस पे 2Q0 रखा हुआ है, एंड
3L डिस्टेंस पे 3Q0 रखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा इस कॉइल से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली निकाल लेंगे, है ना। इसका भी निकाल लूँगा, इसका भी निकाल लूँगा, इसका भी निकाल लूँगा, ठीक है ना। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है फ्लक्स, इसको ऐसे अलजेब्रिक सम ले लूँगा। जो नेट आएगा वही हमारा क्या आएगा, इस पूरा डिस्क से नेट कितना पास करेगा, ठीक है ना। तो मैं बोल देता हूँ, इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है वो φ1 है, इससे φ2 है एंड इससे φ3 है, ठीक है ना। क्लियर है। तो अगर जो मैं φ1 लिखूँगा तो φ1 आएगा कितना, K माइनस Q0। और बेटा यहाँ मैं मान लेता हूँ कि इस डिस्क के द्वारा इस पॉइंट पे ω1 सॉलिड एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, ω1 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं ω1 लिख दे रहा हूँ। φ2 जो आएगा वो आएगा क्या, K 2Q0, है ना। इसके कारण, इस डिस्क के कारण इस पॉइंट पे कितना बनेगा, मान लो ω2 बनेगा। क्लियर है। φ3 की अगर मैं बात करूँ तो K 3Q0, है ना बेटा। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस रहेगा। चार्ज जो है वो विद साइन पुट करेंगे क्योंकि स्केलर है ना। वेक्टर होता तो हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, साइन पुट नहीं करते हैं, बट स्केलर में हम विद साइन पुट करेंगे। जैसे पोटेंशियल में क्या करते हैं, विद साइन चार्ज पुट करते हैं बेटा, है ना। यहाँ पे ω3। क्लियर है। तो जो हमारा Fi नेट आएगा वो आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। क्लियर है। और बेटा ω1 ω2 ω3 मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा निकालने में, ठीक है ना। अभी हम लोग निकाल चुके हैं, बहुत 2-3 क्वेश्चन में निकाल चुके हैं इसी के कारण, है ना। ये यहाँ पे मान लो इसमें α1 आएगा, ये α2 आएगा, ये α3 आएगा ना। तो डिस्क करंट जनरल क्या होता है, 2π1 माइनस कॉस अल्फा होता है। तो सब में cos α1 cos α2 cos α3 पुट करते जाओगे तो ω1 ω2 ω3 आ जाएगा। क्लियर है। ट्रायंगल है, आप α1 α2 α3 आराम से निकाल सकते हो बेटा, ठीक है ना, cos अल्फा के टर्म में। क्लियर है। तो ये एक क्वेश्चन है ना। अगर किसी को गॉस लॉ पता होगा तो ये अगर करने दोगे तो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा बेटा, अगर सॉलिड एंगल वाला अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा उसको, ठीक है ना। चाहे आप ट्राई भी कर सकते हो। क्लियर है। सो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, आपने देखा हो पहले वाले जो क्वेश्चन में था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने सारे चार्ज एक साइड रखे थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं जैसे ये वाले क्वेश्चन था, ये वाला जो था, है ना, यहाँ पे माइनस Q0 था, फिर 2Q0 था, इधर 3Q0 था। तो देखो बेटा इसके कारण तो फ्लक्स कैसे आ रहा होगा, फील्ड लाइन्स ऐसे आ रही होंगी इस चार्ज के कारण, नहीं समझे। इसके अगर 1 बोले 2 बोले और इसको 3 बोले तो ये E1 आएगा ना। इसके कारण कैसे होगा, इधर होगा E2, नहीं समझे, इस तरह से हुआ। और इसके कारण E3 किधर होगा, इधर ही होगा इस डायरेक्शन में, नहीं समझे। तो मैंने क्या किया था कि इसमें जब मैंने इसका φ1 निकाला था उसमें नेगेटिव चार्ज रख दिया था। तो अगर मैं बोलूँ कि इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स पास कर रहा है वो नेगेटिव है और इस डायरेक्शन में जो पास कर रहा है वो पॉजिटिव है, तो इधर आपका क्या आया था, φ2 और φ3 आया। तो मैंने क्या किया था कि φ = φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 किया था। और उसमें क्या होगा कि जब φ3 आप φ1 पुट करोगे तो उसमें माइनस साइन ऑलरेडी है, और माइनस साइन ऑलरेडी है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो नेट आ जाएगा यहाँ से। बट अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस जगह अगर आप देखोगे इस जगह, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, इधर पास हो रहा होगा, है ना, इस तरीके से। और इस चार्ज कारण भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये कि अगर आप इसमें भी वही काम करोगे, माइनस साइन के साथ चार्ज पुट के उसमें पुट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का ही जो फ्लक्स है वो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ही चार्ज का जो फ्लक्स है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सम लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा। उसमें मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट किया था, वो एक ही साइड रखा हुआ था तो वो उसका फ्लक्स इधर आएगा और पॉजिटिव का उधर आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में देखोगे कि इस चार्ज के कारण तो इधर आएगा, इसके कारण भी इधर आएगा, नहीं समझे। क्लियर है ना ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप इसी जनरली पूछेंगे तो फंस जाएगा, ठीक है ना। फिर तो सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट ही कम लोगों को पता रहता है, ऐसा नहीं पता नहीं रहता, पता रहता है, बट बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इसको, उन्हें लगता है कि इसका यूज़ नहीं होता है ना। तो बेटा इसको अगर मैं φ1 बोलता हूँ, इसको मैं φ2 बोलता हूँ, तो इस केस में, ठीक है ना, अगर बेटा हमें पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे 2Q और यहाँ पर अगर Q0 होता तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, इसके कारण इधर आता, तो इक्वल डिस्टेंस भी था क्योंकि अल्फा अल्फा एंगल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है ना। तो इसका नेट इधर अधिक आएगा, इधर कम आएगा, तो नेट किधर आता है, इधर आता। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। क्लियर है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ज किधर भी रखा हो आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसका आप देखोगे तो इधर ही है, इसका भी देखोगे इधर ही, तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा फ्लक्स का। तो अगर मैं बोलूँ ये φ1 ये φ2, तो जो φ नेट आएगा वो आएगा φ1 प्लस φ2, है ना।
जो φ1 होगा वो होगा आपका k क्यू नॉट ओमेगा। बेटा दोनों के कारण ओमेगा सेम ही बनेगा, यहाँ पे भी ओमेगा सेम बनेगा, यहाँ पे भी ओमेगा सेम बनेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा सेम है ना, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2π 1 - cos अल्फा, इस तरीके से। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? तो φ1 ये आ जाएगा, φ2 जो आएगा बेटा अगर माइनस रखोगे और ऐड कर दोगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए आप क्या रखोगे पॉजिटिव में रखोगे k 2q नॉट ओमेगा, इस तरीके से। क्लियर है? तो जो फाई नेट आएगा वो फाई नेट आएगा बेटा कितना 3 है ना, ये 2 है ये 1 है, तो 3 k क्यू नॉट ओमेगा आएगा। ओमेगा जो आएगा वो आएगा 2π 1 - cos अल्फा, इस तरीके से। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं पे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस। इसको ज़रूर आप अच्छे से करिएगा, समझिएगा। अगर डाउट आता तो आप पूछिए ज़रूर इसको, ठीक है ना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है ना। जैसे अपना टेस्ट खत्म होगा वैसे ही टेस्ट एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है ना, एग्ज़ाम होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो आप इसको मैं उसी लेवल से ही पूछूंगा बेटा, जिस लेवल से मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। क्लियर है? और वो थोड़ा जेई से ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगेन इधर 2q नॉट है बेटा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका, है ना, 2q नॉट के कारण इधर, इसके कारण किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। और मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा बेटा, ये होगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है और चार्ज का मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो इसका मतलब है नेट फ्लक्स किधर आएगा, नेट फ्लक्स इधर आएगा, फाई नेट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके कारण क्या है, φ1 है और ये क्या है, इसके कारण मैं φ1 मान लेता हूँ, φ1 है और ये है φ2 है। क्या है, φ1 है, ये φ2 है। तो बेटा φ1 के कारण तो इधर है जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके अधिक फ्लक्स आएगा उसके कारण, इसके कारण कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बोले तो फाई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, φ1 - φ2। बेटा φ1 किधर है, φ1 इधर है और φ2 इधर है। क्लियर है? जो आपका φ1 आएगा, वो आएगा आपका क्या, k 2q नॉट ओमेगा, है ना। क्लियर है? ये आएगा। और जो φ2 आएगा वो आएगा बेटा, ओमेगा दोनों पे सेम ही बनेगा क्योंकि r है ना, अल्फा एंगल दोनों का सेम होगा एक तरीके से, क्योंकि ये सेम दिया हुआ है। तो मैंने ओमेगा लिख दे रहा हूँ क्योंकि इक्वल सॉलिड एंगल बनेगा। तो आ जाएगा k क्यू नॉट ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो फाई नेट आएगा वो आएगा k 2q नॉट ओमेगा माइनस k क्यू नॉट ओमेगा, आ जाएगा k क्यू नॉट ओमेगा। और जो ओमेगा आएगा वो आएगा 2π 1 - cos अल्फ़ा। और जो cos अल्फ़ा आएगा बेटा वो ये √2r आएगा बेटा, है ना। क्लियर है? तो cos अल्फ़ा आ जाएगा कितना आपका, cos अल्फ़ा आ जाएगा बेटा r/√2r, है ना। ये 1/√2 आ जाएगा इस तरीके से। तो जब आप इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2π, है ना, 1 - 1/√2, है ना। तो आ जाएगा 2π √2 - 1/√2, इस तरीके से। ये आप यहाँ पुट कर दो, है ना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन था, है ना, वैसा ही था। तो आई होप आपको इस टाइप के जो वेरिएशन है वो समझ में आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना। इसको आप ज़रूर समझिएगा बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं ओलंपियाड लेवल के, जेई में भी बनेंगे, ठीक है ना। बट मैक्सिमम लोग गॉस लॉ ही पढ़ाते हैं क्लोज बॉडी के कारण, है ना, या फिर ओपन बॉडी के कारण पढ़ाते हैं तो उसमें भी सिमेट्री लगा के पढ़ा देते हैं, है ना। अभी हम लोग आगे कराने वाले हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जल्दी से करिए नोट डाउन, हम लोग आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। बेटा मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ। मान लो ऐसा कोई क्लोज सरफेस है, कोई एक ऐसे क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, कोई भी क्लोज सरफेस है। क्या है, कोई एक क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। क्लोज सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्यू इन, क्या रखा हुआ है, क्यू इन, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर चार्ज क्या है, क्यू इन है। क्लियर है? तो बेटा अगर मैं इस चार्ज के द्वारा इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, अगर मैं ये पूछूं तो आप सिंपल लिखोगे, जो फाई आएगा वो आएगा के क्यू इन ओमेगा। क्या आएगा, के क्यू इन ओमेगा। मैंने पॉइंट चार्ज कार्ड आपको फार्मूला बताया है ओमेगा के टर्म्स में, ठीक है ना बेटा। फिर हमारी ये बात हुई थी कि इस पूरे क्लोज सरफेस के कारण इस पॉइंट पे ओमेगा कितना आएगा। ये मैंने बात आपको बताई है, कॉन्सेप्ट भी मैंने लिखवाया है कि किसी भी अगर कोई क्लोज सरफेस बॉडी है तो उसके इनसाइड पॉइंट पे, कोई भी इनसाइड पॉइंट हो, उस पर हमेशा ओमेगा कितना बनता है, 4π बनता है। इसीलिए मैंने उल्टा सीधा लिया है ऐसा सरफेस, टेढ़ा मेढ़ा। जरूरी नहीं कि परफेक्ट ही हो, कहीं भी पॉइंट हो, कैसा भी सेफ हो, बट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस एकदम, है ना, चारों तरफ से।
तो उसके इनसाइड पॉइंट पे हमेशा ओमेगा कितना बनेगा, 4 पाई बनेगा। आउटसाइड पे कितना बनता है बेटा, 0 बनता है। जैसे ही आप यहाँ पे 4 पाई रखोगे तो यहाँ पे इसके लिए ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से फाई जो आएगा वो आएगा के क्यू इन 4 पाई, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे के का वैल्यू रख दूँ तो यहाँ से फाई जो आएगा वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा बेटा, इस तरीके से। तो ये आप याद रखिएगा रिजल्ट, कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी हो अगर उसके अंदर चार्ज क्यू इन रखा हुआ है तो उससे फ्लक्स कितना पास करेगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना पास करेगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो मैं जनरल के तौर पे अगर मैं ऐसा कुछ बना दूँ कि यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3, बहुत सारी चार्ज है, Q5 है, माइनस Q6 है ना। तो यहाँ पे जो क्यू इन आएगा बेटा, वो क्यू इन आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, प्लस Q5 माइनस Q6 आएगा, नेट चार्ज है ना क्यू इन। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, क्यू इन की जगह ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस तरीके से ये वर्क करता है। ये कैसे आया मैंने आपको यहाँ से प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है ना बेटा। यही जो चीज़ है बेटा, यही आपका गॉस लॉ है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, यही हमारा गॉस लॉ है। क्लियर है। तो इसको आप रिजल्ट के तौर पे लिख लो, अभी गॉस लॉ मत लिखना, अभी हम लोग आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन गॉस लॉ एक तरीके से यहाँ से लॉ को प्रूव कर दिया, लेकिन लॉ को प्रूफ नहीं करते, बट हमने मैथमेटिक्स से ऐसे लगा के इसको दिखा दिया। बट वो एक स्टेटमेंट है, प्रूफ बाद में आया है ना, एक तरीके से। क्लियर है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट की तरह यूज करेंगे कि अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज क्यू इन है, क्यू इन में मतलब इतने सारे हो सकते हैं, सबका अलजेब्रिक सम ले लोगे आप, ठीक है ना। तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट नेट फ्लक्स पास करेगा उस बॉडी से। क्लियर है एकदम, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर प्लेट है। क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है ना, एक स्क्वायर प्लेट है। मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से कि एक स्क्वायर प्लेट है। क्या है, ये एक स्क्वायर प्लेट है। इसका स्क्वायर प्लेट है तो बेटा ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है ना। a/2 डिस्टेंस पे इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, मान लो a/2 डिस्टेंस इसके सेंटर से ना, a/2 डिस्टेंस पे ये कोई लोकेशन है, यहाँ पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक चार्ज Q रखा हुआ है। उस Q चार्ज के द्वारा बेटा इससे फील्ड पास करेगा, इस सरफेस से, इस चार्ज के द्वारा, जो कि a/2 सेंटर से रखा हुआ है, a/2 डिस्टेंस पे, और ये a लेंथ है। तो इस चार्ज के द्वारा इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, ये हमको निकालना है बेसिकली। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सोचिएगा, मैं तो बताने जा ही रहा हूँ आपको, पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर सोचिएगा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। डिस्क के लिए फार्मूला है मेरे पास कि डिस्क के कारण मैं ओमेगा निकाल लेता हूँ, और ओमेगा निकाल के हम, अगर मेरा ओमेगा निकल जाएगा तो मेरा फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन स्क्वायर के लिए तो नहीं निकलता है, हमने नहीं बताया आपको, बताया नहीं ना मैंने आपको कॉन्सेप्ट। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, ऐसे 4 आप डायरी लेके आओ, 3 डायरी और लेके आओ, 3 नहीं 5, कितनी, 5 डायरी। एक यहाँ लगाइए आप, एक यहाँ लगाइए, एक आप यहाँ लगाइए, एक यहाँ, ऐसे क्लोज कर दीजिए। तो देखना आप एक पूरा क्लोज बॉडी बन जाएगा, क्यूब टाइप का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, क्यूब टाइप का बन जाएगा, क्यूब टाइप का बनेगा बेटा, है ना, क्यूब बन जाएगा ना एक। और उस क्यूब के सेंटर पे ये क्यू चार्ज लाई करेगा। नहीं समझे मैंने क्या किया कि ऐसे ये 5 जो ये जैसे ये डायरी है a/a का, मान लो 5 लाके मैंने ऐसे क्लोज करके एक पूरा क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। अब जो चार्ज जो a/2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा तो वो ऊपर भी a/2 से लाई करेगा, है ना। तो एक तरह से चार्ज कैसे लाई करेगा, सेंटर पर लाई करेगा। सेंटर कहने का मतलब है कि इससे जितना फ्लक्स, जितना इससे पास करेगा उतना इससे पास करेगा, उतना इससे, क्योंकि सिमेट्रिकली रखा हुआ है, मतलब इक्वल फ्लक्स पास करेगा 6 फेसेस से। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा मुझे पता है कि टोटल फ्लक्स इससे कितना पास करेगा। कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस से चार्ज कितना पास होता है, फ्लक्स कितना पास होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना पास होता है बेटा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट पास होता है। तो अगर मैं ये पूरा क्लोज कर दूंगा तो हम बोलेंगे कि पूरे क्यूब से इस चार्ज के द्वारा कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अगर पास करेगा, और सबसे सिमेट्रिकली पास कर रहा है, तो 6 फेसेस हैं, तो 6 से कितना पास कर रहा है बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से पास कितना करेगा, जो कि इससे निकालना है मुझे, एक फेस से, 1/6 टाइम्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे, क्लियर है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेटा 6 फेसेस से कितना पास कर रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 6 हो जाएंगे ना फेसेस बेटा, तो यूनिट से कितना करेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या है, आंसर है। नहीं समझे, क्लियर है बेटा। तो ये आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला था, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिए। सोल्यूशन क्या है इसका, कोई सोल्यूशन तो है नहीं, बस सोचना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए आप जल्दी से।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं बेटा। ये गगरी है, क्या है? गगरी है। क्या है? गगरी। क्लियर है? ठीक है ना। गगरी बोलें या फिर मटका बोलें, है ना। और ये मटका ऐसा है कि यहाँ पे खुला हुआ है, ये जो इसका मुंह है, माउथ है, वो सर्कुलर है। सर्कुलर है, कैसा है? सर्कुलर है ना। अगर इसको झाँपेंगे, अगर इसको बंद करेंगे, सर्कुलर मुझे डिस्क रखना पड़ेगा ना, सर्कुलर आर रेडियस का डिस्क रखना पड़ेगा, तभी जाके क्लोज होगा। क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है बेटा। एच हाइट बिलो, एच हाइट बिलो, है ना, या एच डेप्थ बिलो, हाइट नहीं बोलेंगे, डेप्थ बोलना चाहिए ना। एच डेप्थ बिलो एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? क्यू चार्ज रखा है। और ये पूछा गया कि इस क्यू चार्ज के द्वारा इस मटके या इसके घड़े के सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है ना। तो आप सिंपल बोलोगे कि सर इससे मान लो इसका सॉलिड एंगल कितना है, इस पॉइंट पे ओमेगा बन रहा है, तो इस पे जो फ्लक्स इससे पास करेगा वो सिंपली पास कर जाएगा के क्यू ओमेगा। कोई भी बोलेगा जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर हम इसका ओमेगा निकालेंगे कैसे, इसका ओमेगा हम कैसे निकालेंगे। अब चूंकि ये पूरा क्लोज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है। अगर क्लोज होता तो हमारा क्या होता? 4 पाई आ जाता। क्लियर है? तो देखो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसका ओमेगा निकालने के लिए। मेन मोटिव तुम्हारा ओमेगा निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्क ला के रख देंगे ऊपर। जैसे हम डिस्क रखेंगे तो क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो जाएगा तो हमारा सॉलिड एंगल कितना बनेगा? 4 पाई बनेगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, जितना मैंने ये डिस्क रखा है, डिस्क रखने से कितना फ्लक्स ओमेगा कंट्रीब्यूट, डिस्क कितना कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं समझे। डिस्क अगर रखोगे बेटा तो क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने से कितना आएगा? ओमेगा 4 पाई आ जाएगा। और डिस्क रखने से कितना डिस्क कंट्रीब्यूट करेगा, अगर वो मैं इसमें माइनस कर दूंगा तो हमारा नेट इसके द्वारा नहीं बन जाएगा, यहाँ पे निकल आएगा नेट सॉलिड एंगल इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, माइनस इस डिस्क के द्वारा कितना होगा, इस डिस्क के द्वारा आएगा 2 पाई कॉस अल्फा, सॉरी 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, यही आएगा क्या बेटा। अल्फा क्या होगा? अल्फा ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला अल्फा। क्लियर है? तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओमेगा इक्वल टू 4 पाई माइनस 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। बेटा क्या आएगा, अगर ये अल्फा है और ये एच है तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और जो कॉस अल्फा आएगा वो आएगा एच अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बेटा आएगा यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आएगा 4 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई एच अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई एच, है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा 2 पाई, जब मैं कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना। 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका इसके कारण बेटा ओमेगा, है ना। और एक बार अगर ओमेगा निकल गया तो हमारा फाई निकल गया, क्योंकि हमें सब कुछ तो पता ही है। क्लियर है ना बेटा। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है ना। तो ये आपको करने चाहिए। आज का लेक्चर थोड़ा भारी है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। सो थैंक यू।